नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनाव खबर के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी प्रत्याशियों ने अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि आज नामांकन का अंतिम दिन था, आज भी नामांकन हुआ और आज ये अंतिम दिन था। 2 दिन के बाद ये स्क्रूटनी वगैरह चलेगा और उसके बाद से सभी प्रत्याशियों को सिंबल मिलेगा, फिर ये लोग लग जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन बिहार की जो राजनीति है, 15 साल लालू जी की रही और 15 साल नीतीश जी की। आज लोग बदलाव के मूड में हैं। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि भले ही वो शासन गलत था, लेकिन ये नीतीश जी का जो शासन 15 साल रहा उस गलत शासन के खिलाफ था। लेकिन रोजगार के साधन आज भी 15 साल के बाद नीतीश जी नहीं उपलब्ध करवा सके। कानून व्यवस्था जो है वो उसी तरीके से है और आज कई पार्टियों का उदय हुआ है। और ख़ास करके जो बिहार में एक नई पार्टी आई है एएसपी, जो चंद्रशेखर रावण जो हैं, जिनको आप लोग हमेशा टीवी चैनल पे देखते हैं, उनकी पार्टी वो बिहार में चुनाव लड़ रही है लगभग 30 सीटों पे। और उस 30 सीट में एक सीट आपको गोरियाकोठी सीवान जिले का सीवान जिले का महाराजगंज क्षेत्र से एजाज साहब उसके प्रत्याशी हैं। नामांकन उन्होंने कर लिया है, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति पे, बिहार के होने वाले चुनाव पे और क्या परिणाम आएंगे, उस पे बदलाव होगा या फिर वही सब कुछ होगा जो आज तक होता रहा है। एजाज साहब, आप महाराजगंज से नामांकन किए हुए हैं और क्षेत्र में दौरा भी आप कर रहे हैं। कैसा लोगों से जब मिल रहे हैं तो लोगों का मूड क्या है? जय भीम। बहुत शुक्रिया एटीएन न्यूज़ का। लोगों से लगातार हम लोग मिल रहे हैं और बहुत सहयोग मिल रहा है। ये जानकारी हमारे मीडिया भाइयों को भी है, चूँकि जनता बदलाव चाहती है। पिछले 74 साल में यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अभी पूरा समाज, हमें तो लगता है बिहार में ही होगा पूरा समाज में परेशानी, लेकिन ख़ास करके हम जो महाराजगंज में परेशानी देख रहे हैं, पूरे समाज में लोग कोरोना से जो महामारी आई थी कोरोना की, तो जिसमें सबसे बड़ी कहानी आई है कि जो बिजनेसमैन थे तो उनका तो थोड़ा चलता है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे, हर समाज की बात कर रहे हैं, गरीब तबके के जो लोग थे उनके यहाँ बहुत बुरा हाल है। तकरीबन 5 से 6 महीना वो लोग काम नहीं किए। जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके साथ दिक्कत हो गया। काम पे नहीं गए और खाना तो चाहिए, भोजन तो ज़रूरी होता है। ऐसे में वो लोग काफ़ी कर्जदार हो गए और लोकल वेंडरों से कर्ज लिया उन्होंने। और वो कर्ज ऐसा होता है, शायद वो उससे निकल नहीं पाएंगे। वो कर्ज ऐसा होता है कि शायद उससे निकल नहीं पाएँ और ऐसे स्थिति में सरकार का कोई योजना नहीं बना। और इस स्थिति में हमें डर लगता है, कई जगह हम लोग समझे कि लोग आत्महत्या पे न उतर जाएं। एजाज साहब, आपने कोरोना का नाम लिया और जो लोगों की परिस्थितियां हैं उसकी बातों की चर्चा की। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ उस कोरोना काल में उन्होंने ऐलान किया था कि हम जब कोरोना से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन समाप्त होगा, रोजगार के साधन जो समाप्त हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सारे बेरोजगारों के लिए उन्होंने 20,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है, उन्होंने ऐलान किया कि लोगों तक ये पैसे जाएंगे और लोग एकदम नए सिरे से रोजगार अपना अपना रोजगार कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जुमला सिर्फ है या वाकई उनको कुछ करने की चाहत थी? देखिए, ये जुमला नहीं तो और क्या है।
उन्होंने कई दफ़ा ऐलान किया है बिहार के विशेष पैकेज के लिए, 20,000 करोड़ पहले भी उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद से कितने प्रोजेक्ट्स आए थे ये भी आपको पता है। स्मार्ट सिटी बनने वाले थे, 15 लाख रुपए आने वाले थे। तो ये सब जुमला है। और आज जो मर जा रहे हैं, वो एक कहावत सुना है ना आपने कि ज़िंदगी में माँ बाप को कोई कुछ करता नहीं है, खाने खाने पे मोहताज कर देता है। लेकिन जब वही माँ बाप मर जाते हैं तो उनको धूमधाम से उनका आरती लोग निकालते हैं, धूमधाम से उनका क्रियाक्रम किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ जुमला है और ऐसा कोई पैकेज नहीं मिलना है। जैसा कि हम पिछले 5 साल से सुनते आ रहे हैं, पैकेज पैकेज पैकेज, आज तक कुछ मिला नहीं। अगर उनका पैकेज होगा भी तो व्यवसायी लोगों के लिए होगा। हम आम जनता की बात कर रहे हैं कि बिहार के 60% गरीब जनता इस कोरोना महामारी में बर्बाद हो चुके हैं और कितने लोग कर्जदार हो चुके हैं। लोकल वेंडरों से ब्याज पे 10%, 5%, 8% ब्याज पे लेकर के लोग अपना अपना भोजन यापन किए हैं। और उस वक्त 20,000 लिए थे, आज 60,000 हो गया, 70,000 हो गया। हमने ऐसे लोगों का लिस्टिंग किया था तो तकरीबन बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे, लेकिन 3700 लोग हमारे सामने ऐसे आए कि 10,000 15,000 वो लिए हैं लोगों से ब्याज पे पैसे, लोकल वेंडर से, वो लाखों के करीब में जा चुका है। ऐसे स्थिति में कल ये हालात होगी कि उनके मकान, उनके खेत सब कुछ चला जाएगा। कल ये हालात होगा कि उनके मकान भी बिक जाएंगे, घर भी बिक जाएंगे, जेवर तो है ही नहीं, सब कुछ बिक जाएगा। लास्ट में लगे आएगा वही कि आदमी आत्महत्या कर ले। तो ये तो आलम है बिहार की, ये हालात है। तो एजाज साहब, आप अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि ये बिहार की जो तस्वीर है ये बदलेगी या ऐसे ही चलेगी? देखिए, तस्वीर बदलेगा। अभी जहाँ तक हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स अपने बिहार में चल रही है, 2 चीज़ों की चलती है। एक टिकट बेचने का, कैसे बेच के पैसे अर्न कर ले, दूसरा कुर्सी का। पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ समझा जाता है, कैडर बनाया जाता है कि ये भाजपा का कैडर है, ये राजद का कैडर है, ये कांग्रेस का कैडर है, ये जेडीयू का कैडर है। पब्लिक के लिए कोई सोच नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, न कुर्सी बचाने के लिए लड़ रही है, न टिकट बेचने के लिए लड़ रही है। हमारी पार्टी संविधान बचाने के लिए लड़ रही है और हमारे लोगों को सुरक्षा देने के लिए लड़ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल, इस 15 साल की, इस नीतीश कुमार के 15 साल की हम बात नहीं कर रहे हैं, लालू यादव की 15 साल की बात कर रहे हैं। उस समय एक समीकरण बना हुआ था, माई समीकरण, MY। क्या आपको लगता है कि वो समीकरण आज भी खड़ा है और उस बदौलत जो तेजस्वी यादव हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी? देखिए, दावा तो क्या कहें, दावा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर रहा है, करने दीजिए। लेकिन अब ये समीकरण रहा ही नहीं, चूँकि राजद यादव और मुस्लिम को बनुआ मजदूर समझने लगी है, तो अब कोई मजदूरी करने नहीं आएगा। अगर यादव मुस्लिम में सही में ये समीकरण, MY समीकरण सही था, तो उनके अपने परसेंटेज पे उनको टिकट मिलना चाहिए। कहाँ यादव को कहाँ टिकट मिल गया, कहाँ मुस्लिम को टिकट मिल गया? आप महाराजगंज की बात कर लिए ना, तो यहाँ जो टिकट मिला, पैराशूट से उतर के आए हैं दूसरे नेता, तो जनता क्या उनको मानेगी? कभी नहीं। जनता बहुत जाग चुकी है, समझदार हो चुकी है। वक्त चला गया वो कि आके लोग बरगला लेते थे जात के नाम पे, हर तरह के के नाम पे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके नज़र में क्या लग रहा है कि जात पात ये समाप्त हो चुका है? हमारी लड़ाई है गरीबों के लिए, जात पात कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि कुछ दलित महादलित समाज में परेशानियां हैं और उस मुद्दे को हम उठाएंगे। हमारे दलित समाज की हम जहाँ तक बात करें, जो हमने दौरा किया है, तकरीबन 69 ऐसा गांव है जो खेतों में बसा है, और उन गांव में, उनके मोहल्ले में जाने के लिए एक पगडंडी भी नहीं है। दूसरों के खेतों में से वो लोग पैदल मार्च करके अपने घर जाते हैं, और खेत वाला से अगर राय मोहब्बत है तो ठीक है, नहीं तो खेत वाला से थोड़ा सा भी अनबन हुआ तो वो रास्ता रोक देगा, मास्क लगा देगा।
तो ये सब मेजर प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है। इस पे कोई नेता आज तक ध्यान नहीं दिया है। 70 साल पहले जो हालात थे उन गरीबों की, आज भी कई गांवों का दौरा हम भी कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, आज भी उसी हालात में हैं। उनके हालात जो आज भी उसी तरह से हैं, इसके जिम्मेवार कौन हैं? राजनेता जिम्मेवार हैं या वो खुद वो लोग जिम्मेवार हैं जो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन लेते हैं? देखिए, जिम्मेवार तो जनता ही होती है, लेकिन हमारे लोग बड़ी भोले भाले हैं, सीधे साधे बिहार के लोग होते हैं। और नेता शब्द जो है, इससे तो कभी चिढ़ हुआ करता था हमें, लेकिन सोशल वर्क कर रहा था आदमी, एक जुनून हुआ कि नहीं कुछ समाज के लिए करना है, इसलिए हम आए। अच्छे लोगों को जहाँ तक हम बता दें कि जो दलित समाज है उसका हाल पहले से भी बुरा हाल है, और उसमें सोने पे सुहागा जानते हैं क्या होता है? हर साल नीतीश बाबू या कोई गवर्नमेंट रहता है, बाढ़ लेके आ जाता है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है, जैसे उससे रिश्तेदारी हो हमारी। उसके उपाय आज तक नहीं खोजे। उसकी उपाय आज तक नहीं हुआ। लोगों का कहना है, प्रशासनिक लोगों का कहना है कि इसमें जो है चूहे अपना जगह बना लेते हैं, और इसके वजह से बारिश तेज होती है या उधर से बहाव ज़्यादा होता है। चूहे तो इतने तेज हैं कि बिहार में शराब की बोतलें भी पी जाते हैं। जी, तो अब उसके वजह से बांध टूट जाता है। तो हम कई दफ़ा पहले भी हम अपना स्टेटमेंट दिए थे कि सरकार क्या गांव-गांव नहरी पीसीसी करा रही है, छोटे छोटे पाइन पीसीसी करा रहे हैं, तो क्या वो बांध पीसीसी नहीं हो सकता था? हमें लगा ये 100% ये बात सत्य है कि ये एक राजनीतिकरण है। नहीं, ये एक राजनीतिकरण है सर, राजनीतिकरण है। उसका बता दें हम आपको कि हर साल बाढ़ आता है, दलित गरीब वही लोग डूबते हैं ना, वो डूबेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं बेचारे मेहनत करके साल भर में, लेकिन तब तक बाढ़ आ जाता है, जो बचा होता है वो लेके चला जाता है। और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट थोड़े बहुत 1000-2000 मुआवजा दे के खुश कर दिया। उसमें ऐलान हो गया कि 6000 मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आप पता कर लिए कि 100 में हमको लगता है 10-15% लोगों को सिर्फ कागज पे है, सब वो भी सिर्फ कागज पे है, तो किसी को कुछ मिलता उलता नहीं है। लेकिन एक हवा बना दिया जाता है। अब जिसको मिल गया वो खुश हो गया कि चलो सरकार ने हमको इतना अच्छा मुआवजा दे दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सरकार देता कहाँ से है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि चूँकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में आप भी हैं, 15 साल के नीतीश कुमार के जो शासन है उसे सुशासन का ये नाम दिया जाता है। आप संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? सर, 15 साल का सुशासन की बात कर रहे हैं, क्या सुशासन की बात कर रहे हैं? एक शराबबंदी हुआ, जिसको आप लोग जानते हैं, शराबबंदी हुआ, ऐलान हो गया शराबबंदी। प्रशासन का 50% पुलिस शराब ढूंढने में और मुंह सूंघने में लगा हुआ है, और आज तक शराब पे कंट्रोल नहीं हुआ। और पहले तो खुलेआम बिकता था तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता था कि रेवेन्यू मिलता था, लेकिन आज ये आलम है कि रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को, और शराब गली गली और होम डिलीवरी के तौर पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है। ये है उनका सुशासन, ये है कानून, ये है उनकी कमेटी का डिसीजन। कई तो थानों से भी देखा गया कि थाने से भी शराब बेची जा रही है। जी हाँ, मिला, वो लोग पकड़े भी गए। अभी देखिए कितने मतलब उनके कमेटी मैनेजमेंट की बात पे हम आ रहे हैं कि अभी आप सुने होंगे, आप जानते होंगे कि पेपर में आया, टीवी पे आया कि एक दलित की अगर हत्या होती है तो उसके घर वालों को किसी को नौकरी मिलेगा। सत्य बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक दलित को दूसरे दलित के लिए सुपारी दे दिया ना आपने। आप जानते हैं कि दलित समाज कमज़ोर है, गरीब है, लाचार है, भूख से मर रहा है, रोटी के बगैर मर रहा है। आप कह देते हैं कि एक दलित मर जाता है, हत्या हो जाती है, तो दूसरे को नौकरी हो जाती है, तो भाई का जेल नहीं जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी। अब भाई का भाई हत्या करेगा और हत्या करने के बाद जेल जाएगा, तो इसका मतलब यही ना कि दलित समाज को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं ये लोग। तो अब ये ऐसा नहीं होगा, लोग जागरूक हो चुके हैं और समाज बदल रहा है। ये मनसा कभी पूरी नहीं होगी किसी की। तो क्या सोचा है आपने इस बार चुनाव, और 30 कितने सीटें पर आप लोग लड़ रहे हैं? सर, बिहार में हम 31 सीट पे लड़ रहे हैं, और यहाँ हम लोग महाराजगंज में बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कोई सामने नहीं दिख रहा है,
कोई सामने नहीं है, क्योंकि पब्लिक बदलाव चाह रही है। हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, चूँकि 3 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, लोग बूथों पे जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि गरीब समाज, चाहे वो किसी वर्ग के हों, दलित समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, बहुजन समाज, अब एकजुट हो जाएं। जो नहीं हुए हैं वो एकजुट हो जाएं। वक्त आ चुका है महाराजगंज बदलने का। 74 साल बाद कोई आया है और हमें युवकों से अनुरोध है, निवेदन है कि वो लोग भिड़ जाएं, जो जहां हैं वहीं लगे और बदल डालें महाराजगंज को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपने देखा कि अभी एजाज साहब से बात हो रही थी, जो महाराजगंज से विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और बड़ी अच्छी बात हुई। जब पढ़े लिखे लोगों से बातचीत होती है तो बिल्कुल सिविलाइज तरीके से, और वो एक एक समस्या पे, जो समाज की समस्या है उस पर वो बातचीत करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के उन्होंने अपनी दर्द को रखा कि किस तरीके से जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके मकान नहीं हैं, उनके घर भी वो खेत हैं जहां उनकी रातें कटती हैं, आज वो भी कर्ज में डूबे हुए हैं। ये ऐसे सिर्फ माइक पे बोलने के लिए नहीं है, ये बात वाकई समझने की ज़रूरत है कि आज का गरीब 70 साल, आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी वो बिल्कुल उससे भी बदतर हालत में है। और ये हालात अगर नहीं सुधरा तो इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और यही वो चुनाव है जहां आप अपने पिछले सारे दुखों को सामने रख करके एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, तब शायद जाके बिहार की जो तस्वीर है, आपकी जो तस्वीर है, वो बदलेगी। और इसी बदलाव के साथ हम आप सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि 3 तारीख को बिल्कुल अपने बूथ पे जाएं और सारे अपने दुख को सामने रखें और उस प्रत्याशी को चुनें जो आपके सुख में, दुख में आपके साथ खड़ा हो। अन्यथा फिर वही होगा जो 70 साल से होता रहा है। लोग आएंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, कुछ पैसे भी दे सकते हैं, और उसके लालच में अगर आ गए तो फिर 5 साल के बाद ही आपको ये मौका मिलेगा आप अपनी दशा सुधारने का। इसलिए अच्छे लोगों का चुनाव करें। और एजाज साहब ने बड़े तरीके से कहा कि आज बदलाव का ज़माना है, समाज बदलने की बारी है, और समाज बदलना भी चाहता है। नए युवक जो हैं वो बिल्कुल, आज वो टीवी चैनल और अखबारों की दुनिया नहीं है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारी खबरें आप देखते होंगे कि जो टीवी चैनल पे नहीं मिलता है, अखबारों में नहीं मिलता है, वो सोशल मीडिया का, गांव का एक लड़का वो दिखाता है कि देखिए किस तरह से हमारे गांव की ये तस्वीर है। तो ये बदलाव का वक्त है। अब देखना है 3 तारीख को बिहार की जनता क्या करती है और किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है।